हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे दोस्तों। A1GS यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आप सभी के साथ एक नया नोटिफिकेशन लेके हाजिर हूं दोस्तों। आप लोग को पता चल गया होगा थंबनेल देख करके कि कौन होगा रेस से बाहर, कौन बने रहेगा इस रेस के अंदर, कौन जीतेगा इस रेस को, क्या है ये रेस, क्या है ये कंपटीशन, क्या आपने गलती कर बैठा जिस कारण आज रेस से बाहर होने जा रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपके आयोग बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग पटना बोल रहे हैं, जिनका 25 दिनांक अक्टूबर को 25 अक्टूबर 2021 को एक नोटिस रिलीज होता है। वहां से आप सब पढ़ लिए होंगे, सब भली भांति आप सबको पता हो गया होगा दोस्तों क्या कहना चाहता है। आज उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। हमारे साथ आप शुरू से आखिर तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं वो चीज भी बताऊंगा जिस कारण आप फेलियर हो रहे हैं इसमें, जिस कारण आप इस रेस से बाहर हो जा रहे हैं। अगर जो भाई बहन इसमें रेस में बने भी रहेंगे तो उनके लिए कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या लगेगा उनको काउंसलिंग के समय, वो मैं सारा कुछ A to Z तक कंप्लीट करूंगा आज। इसलिए नजरें जमा के रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। ठीक है दोस्त, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बता रहा हूं कि जो भी नए भाई बहन देख रहे हैं, इस वीडियो को वॉचिंग कर रहे हैं, जहां तक भी ये वीडियो का रीच हुआ है दोस्तों, जो अब तक अगर हमारे चैनल को A1GS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिस से अवगत हो जाए, मालूम हो जाए ऑन स्पॉट कि हाँ कुछ हलचल हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, क्या करें, लेकिन मैं हमेशा से बोलते आया हूं, लगभग वीडियोस में, कि आधे स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट पीटी क्वालिफाई किए थे उसके आधे स्टूडेंट रेस से बाहर हो जाएंगे। मैं कई बार बोला हूं, हमारी फैक्ट बात हमेशा सत्य होता है दोस्त। लेकिन हम लोग ने एक मुहिम चलाया, हम लोग ने एक पहल किया, आयोग से गए, आयोग के पास एप्लीकेशन डलवाया, सब कोई आए और आवेदन दिए अपना अपना, जो भी जिनके अभी रीजन था। लेकिन आज 25 अक्टूबर को वो एक नोटिस जारी करते हैं और कहते हैं कि कौन बने रहेगा इस रेस में, कौन हो जाएगा इससे बाहर। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसमें मैं पॉइंट वाइज आपको क्लियर कराता हूं। उठाइए कॉपी और पेन, लिख डालिए अपनी रेस की मुकद्दर को, ठीक है, और चिपका दीजिए अपने टेबल पर। यही डॉक्यूमेंट्स आपको कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिएगा मैं बता रहा हूं, मैं उनका एडवर्टाइज, जब आप पीटी का फॉर्म भरे थे, एडवर्टाइज 101/19 पद था सहायक उर्दू अनुवादक। ठीक है, इसका एडवर्टाइज जिन भी भाई बहन के पास अगर नहीं है तो बराए मेहरबानी निकलवा लीजिएगा, या उम्मीद करता हूं कि सब किसी के पास होगा भी। ठीक है, तो चलिए इसमें पेज नंबर 4 पर, ठीक है, पहला पॉइंट क्या कहता है, इसलिए कोई जाइएगा नहीं बीच में मेरे दोस्त, नहीं तो फिर
लाइफ से वंचित हो जाएंगे। बड़ी कीमती चीज बता रहा हूं। हर किसी का कमेंट आ रहा है मेरे पास, हर किसी का फोन आ रहा है कि सर अब तक आपने वीडियो अपलोड नहीं किया है। आप जानते हैं कि अभी इलेक्शन का टाइम है मेरे दोस्त, किसी को फुर्सत है नहीं, सब अपने वर्किंग में है। ठीक है, तो बड़ी मुश्किल से मैं टाइम निकाल के आपके समक्ष आया हूं और बहुत कीमती बात बता रहा हूं मेरे दोस्त, और ये आपके लाइफ की सवाल है। किंतु परंतु नहीं करेंगे, नहीं तो यही किंतु परंतु में फिर चले जाएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा और लिख डालिएगा हर एक चीज को। पहला पॉइंट, मैं बात कर रहा हूं आरक्षण पर, रिजर्वेशन। ठीक है, किनको मिलेगा आरक्षण? सवाल। तो यह लिखता है आरक्षण का पॉइंट नंबर 2। पहले पॉइंट नंबर 1 सिलसिले में सुन लीजिएगा कि ऑनलाइन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। इसके कहने का मतलब है, आपने जब पीटी का फॉर्म भरा था उस टाइम आप कैटेगरीज में अपना जो भी लिखे हैं श्रेणी में, कास्ट में, उस कास्ट के अंदर, उस कास्ट के तहत अगर आरक्षण है तो आपको मिलेगा। अगर आपने वहां गलती किया है, चाहे गलती से एक्स क्यों ना भर दिया हो, अगर आपका वाई था एक्स भर दिया है, तो आपको एक्स में ही रहना पड़ेगा आरक्षण के मामले में। नंबर 1। ठीक, अब कहता है कि आरक्षण पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी BC1 और BC2। BC1 दैट मीन्स EBC, BC1 को ही हम MBC कहते हैं, BC1 को ही हम EBC कहते हैं। ठीक, अब BC2 यानी पिछड़ा वर्ग हो गया और BC1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ये दोनों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए क्रीमिलियर प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। अगर आप आरक्षण लेंगे तो आपको क्रीमिलियर लगेगा। किनको लगेगा? तो ध्यान दीजिए, BC1 और BC2 को क्रीमिलियर सर्टिफिकेट लगेगा मेरे दोस्त। किनको? BC1 और BC2 वाले को। ठीक, अब इसमें SC और ST इनको जाति प्रमाण पत्र लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। इनको SC और ST को। अब रही जनरल, जनरल वाले का तो कोई कास्ट ही नहीं है भाई। जनरल तो जनरल, वन ऑफ द सुप्रीम। ठीक, तो जब आप जनरल हैं, हाई में है, सुप्रीम है, तो उच्च रहिए, ऊपर रहिए, तो इसके लिए कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। अब जो जनरल से बिलोंग करते हैं वो फॉर्म भरते समय अगर EWS कर दिए हैं तो EWS का सर्टिफिकेट लगेगा। अब EWS किसका बना हुआ है, किसका नहीं है बना हुआ। ठीक, जिनका भी EWS हो गया था उनको EWS का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अब EWS अगर नहीं बनाए तो बराए मेहरबानी आज ही से, अभी से आप EWS का प्रमाण पत्र बना लीजिए। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मूड में होता है। ठीक है, उनके बाद नेक्स्ट पॉइंट में चले गए। जाति में जैसे फीमेल वाले स्टूडेंट के लिए, महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए जाति प्रमाण पत्र जो लगेगा, चाहे वो BC1 हो या BC2 हो या SC हो या ST हो, उनके बाप के यहां का लगेगा।
किनके? फादर के यहाँ का लगेगा भाई। मान लीजिए कोई सुल्ताना नाम से लड़की है, ठीक, उनकी शादी कहीं और हो जाती है, तो वो तो पढ़ाई अपने घर से किए हैं, अपने फादर के यहाँ से किए हैं, तो जाति प्रमाण पत्र उनके अपना घर के लगेंगे, मतलब मायके घर का, बाप के घर का लगेगा, ना कि ससुराल का लगेगा। जाति प्रमाण पत्र ओनली फॉर कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। बाकी उनको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट उनको जो लगेगा वो उनका ससुर के घर का यानी पति के नाम पर होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा क्या बोला मैं। जाति प्रमाण पत्र वैसे स्टूडेंट, वैसे बहन हमारे जिनकी शादी हो गई है, तो कुमारी में जब आप कुमारी में अपने घर में थी, वहीं के नाम का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। शादी हो जाने के बाद आप ससुराल चले जाते हैं, पति के घर जाते हैं, तो पति के नाम का केवल और केवल आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र लगेंगे, और उसी के बेस पर आपका जो एड्रेस प्रूफ होगा, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पहचान पत्र हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, या गैजेटेड ऑफिसर से आपका कोई भी वैलिड प्रमाण पत्र हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो, वो आपके पति का हो जाएगा, ठीक है। केवल और केवल जाति प्रमाण पत्र आपके मायके, आपके बाप के नाम से बनेगा, यही वैलिड है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे हम, ठीक है। अब रही इसमें से एक पॉइंट कि अगर आप काउंसलिंग के समय ये जाति प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाते हैं, तो BC1, BC2 SC ST के कैंडिडेट, अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं और आप काउंसलिंग के समय एट द टाइम के पास आपके पास नहीं होता है अवेलेबल, तो आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। किसमें? जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, समझ गए। अब जनरल का कटअप जितना भी जाए, उसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल हैं, अनदर आपकी उम्मीदवारी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट होगा भाई क्रीमिलियर, जो भी भाई या बहन बनाएंगे क्रीमिलियर प्रमाण पत्र जो भी बनाएंगे, उनको यहां दिया है कि विज्ञापन की तिथि से 1 वर्ष के अंदर, अब विज्ञापन कब आया था, यानी कि वैकेंसी कब निकली थी, उसके 1 साल के अंदर का होना चाहिए। तो ये तो 2019 की है, तो 2019 यानी दिसंबर नवंबर में था, यानी 20 दिसंबर 19 तक आपके 20 के बीच आपके पास हो जाना चाहिए था उस डेट का। सपोज कीजिए उस डेट का नहीं है आपके पास, तो आप क्या करेंगे? तो आपको फॉर्म नंबर 8 भर के देना होगा। कौन सा देना होगा? फॉर्म नंबर 8 आपको लगेगा। ये फॉर्म नंबर 8 कहां मिलता है? एसडीओ कोर्ट में मिलेंगे, एसडीएम ऑफिस में मिलेंगे, सिविल कोर्ट में मिलेंगे, बार एसोसिएशन काउंसिल में मिलेंगे। आपको वहां आप जाएंगे, किसी भी सीनियर एडवोकेट से मिलेंगे, आपको फॉर्म नंबर 8 चाहिए दोस्त, आप बोलेंगे वहां, आपको दे दिया जाएगा, जिसको हम शपथ प्रमाण पत्र बोलते हैं, हल्फनामा भी कहा जाता है उसको। वो लेके भर के जाएंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग के समय में। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे हम कि इसमें विकलांग वाले जो भी है डिसेबल, उनको 4% का लाभ है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। 4% का लाभ किनको मिलेगा? मिनिमम 40%, मैक्सिमम आप पर डिपेंड करता है आप कितने हैं, ठीक। 40% से एबव जिनका भी रहेगा उन्हीं को डिसेबल का आरक्षण मिलेगा। कितने परसेंट? तो 4%, 4% मिलेगा, ठीक। फ्रीडम फाइटर को 2% मिलेगा। कितना? फ्रीडम फाइटर को। अब फ्रीडम फाइटर में कौन आएंगे मेरे दोस्त? फ्रीडम फाइटर में वो विद्यार्थी वो आएंगे, उनको 2% जो मिलेगा
किसी के भी, यहां लिखा है सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन 11 2015 के अनुसार बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है तो का पोता हो या पोती हो या नाती हो या नतनी हो, अगर इसमें से आपका नाना या दादा या दादी या नानी कोई भी अगर फ्रीडम फाइटर रहे हैं या रहे थे, ठीक है, तो उनका लाभ, उनका आरक्षण 2% आपको राइट्स बनता है गवर्नमेंट का जॉब के लिए। कितने परसेंट? 2% मिलेगा। लेकिन उस 2% के लिए उसका प्रूफ देना पड़ेगा आपको कि हाँ मेरे दादाजी इसमें था, तो उसका आई कार्ड दिखाना होगा, उसका जॉब लेटर दिखाना होगा, फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तभी अनदर नहीं मिलेगा। सपोज कीजिए कि फ्रीडम फाइटर बिहार में नहीं है, मान लीजिए जितने स्टूडेंट में किसी का नहीं, और फ्रीडम फाइटर का सीट है, तो वो क्या करेंगे? मान लीजिए यूपी वाले के पास है, क्योंकि यूपी के बच्चे हजारों पास किए हैं, झारखंड के पास है, वेस्ट बंगाल के पास है, जम्मू कश्मीर के पास है, केरल के पास है, केरल का भी 3 लड़के पास किए हैं इसमें। अब सुन लीजिए, गोवा के 2 लड़के स्टूडेंट पास किए हैं, महाराष्ट्र से 4 लड़के पास किए हैं, राजस्थान से 2 लड़के पास किए हुए हैं, ठीक है। तो अदर स्टेट के पास अगर मिलता है तो उनको उसको लेके इनका सीट फुल कर दिया जाएगा। समझ गए? अब चलेंगे हम 25 तारीख की कहानी पर। ठीक है मेरे दोस्त, ये 25 तारीख की जो लेटर है ये निकालते हैं बिहार एसएससी के द्वारा निकाला जाता है, ज्ञापन 5267, ठीक है। इसमें ये स्पष्ट किए हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, सारा पढ़ने का जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा या लिखा हुआ है वो सारा मैंने यहां बोर्ड पर बता दिया आपको, उसका सार निकाल के। कंडिका नंबर 4 में कहता है कि आपका कास्ट श्रेणी गलत होने पर आपको जनरल में रखा जाएगा। वो चीज मैं बता दिया आपको। अगर आप काउंसलिंग के समय अपना क्रीमिलेयर या अपना जाति या आरक्षण का प्रमाण पत्र अगर नहीं दिखाते हैं तो आपको जनरल में रखा जाएगा, नंबर 1। कंडिका नंबर 5 में कहता है कि आप जब पीटी का फॉर्म भरे थे, जो कास्ट भरा गया है वही मान्य होगा, चाहे वो गलती से, मैंने बता दिया, अगर गलती से आपका वाई था तो वाई ही मान्य होगा, ना कि एक्स। नेक्स्ट पॉइंट कंडिका नंबर 9 कहता है कि आपको तभी सही माना जाएगा जब आपका मैट्रिक या फौकानिया या मध्यमा या किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर आप 10th पास हैं, उस 10th के सर्टिफिकेट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है, जन्म तिथि, उस 10th का सर्टिफिकेट में मैंने बता दिया, ये फौकानिया बिहार बोर्ड, मध्यमा संस्कृत बोर्ड, चाहे किसी भी बोर्ड से अगर आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है और उस मैट्रिक के सर्टिफिकेट में अगर आप जन्म तिथि लिखा है और उसमें अगर आपका जो नाम लिखा हुआ है, उसमें जो आपके फादर का नाम लिखा हुआ है, उसमें जो आपके माँ का नाम लिखा हुआ है, उसमें जो आपका एड्रेस का पता लिखा हुआ है, उसमें जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दर्शाया गया है, वही आपको जो आपके हार्ड कॉपी में छप गया है फॉर्म भरते समय, और अन्य डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के समय दूसरा डॉक्यूमेंट से अगर वेरिफिकेशन में मैच नहीं होता है तो आपकी उम्मीदवारी कैंसिल कर दी जाएगी। क्या समझे? जब आपने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरते समय डेट ऑफ बर्थ हमेशा मैट्रिक का सर्टिफिकेट में ही रहता है, ठीक है। तो उस मैट्रिक के सर्टिफिकेट में, उस फौकानिया के सर्टिफिकेट में, उस मध्यमा के सर्टिफिकेट में जो आपका जन्म तिथि है, जो आपका नाम लिखा हुआ है, जो आपके फादर का नाम लिखा हुआ है, जो आपके माँ का नाम लिखा हुआ है, जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो आपका एड्रेस लिखा हुआ है, चाहे वो एड्रेस पत्राचार का हो
या आपका घर का हो, ठीक है, परमानेंट एड्रेस हो, ठीक, या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हो, उसमें जो लिखा गया है सर्टिफिकेट में उसके अकॉर्डिंग अगर आपका हार्ड कॉपी में लिखा गया है तो आप वेल एंड गुड है, सही है। अगर उसके अकॉर्डिंग आपका हार्ड कॉपी नहीं बोलता है तो आपकी उम्मीदवारी कैंसिल कर दी जाएगी, आप सीधे रेस से बाहर हो जाएंगे। अब आंसर मिल गया, कौन होगा रेस से बाहर? तो वही होगा रेस से बाहर जिनके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में नाम, जन्म तिथि, बाप या माँ या एड्रेस या क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हार्ड कॉपी से अगर मैच नहीं करता है, उनको रेस से बाहर कर दिया जाएगा। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट, अब रही बात के सर क्या, तो हमने तो आवेदन दे रखा था, कहां? तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग में, वो तो एक्सेप्ट भी कर लिए हैं, बात सही है, एक्सेप्ट कर लिए हैं। लास्ट लाइन लिखते हैं कि उपरोक्त के आलोक में सूचित किया जाता है कि आरक्षण कोटि, जन्म तिथि, पिता या माता का नाम, अस्थाई या पता या पत्राचार का पता आदि से संबंधित सुधार हेतु दिया गया आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है, किसी का स्वीकार एक्सेप्ट नहीं किया, वो इन्हें निर्देश अनुसार अस्वीकृत किया जाता है, यानी कैंसिल कर दिया गया। अब ऐसे स्टूडेंट ना जाने हजारों हैं, आधा स्टूडेंट है, आधा, वो सारे के सारे रेस से बाहर हो गए मेरे दोस्त। बड़ी दुख की बात है। वो गाना नहीं है, दिल की अरमा आंसुओं में बह गई, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। ठीक, क्या कीजिएगा? इसलिए भाई फ्यूचर के लिए याद रखिएगा, कभी भी अगर कोई भी वैकेंसी, कहीं भी कोई भी फॉर्म भरेंगे, एक बार अच्छे जानकार से कांटेक्ट कर लेंगे, 2 दिन अस्थाई होके समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तभी आप उसको काम करेंगे, उसका फॉर्म भरेंगे। नहीं तो नीम हकीम खतरे जान, जितने ये सब बरसाती यूट्यूब चैनल वाले आए थे, फिर मैं बात कर रहा हूं आज, इसलिए क्लियर तो कर नहीं पाता है। ऐसे ही लिटरेचर जो है हमारे यहाँ जो है, लिटरेसी रेट जो है इतने कम है हमारे इसमें, बस थोड़ा बहुत जान गया अपने आप को आइए समझता है लोग, अरे सही बात नहीं पता है। आज कितने रेस से बाहर हो रहे हैं एक छोटी सी गलती के कारण, चाहे वो साइबर कैफ ने आपका कर दिया होगा, कंप्यूटर वाले ने कर दिया होगा, आपके दोस्त ने कर दिया होगा, या आपके द्वारा किया गया। आयोग तो जिम्मेदार है नहीं भाई, आयोग तो क्लियर कर दिया कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो सारा चीज मिलान कर लीजिए, मिलान करने के बाद ही फाइनल का सबमिट फॉर्म एक्टिव करेंगे, ओके करेंगे आप। अगर कोई भी गलती होती है तो जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तो गलती आप किए हैं, सजा आपको मिल रही है। ठीक है, आज का यहीं तक था चैप्टर दोस्त मेरे, अब क्या कहें आगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। अब रही बात इसका रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, रिजल्ट का वीडियो नेक्स्ट आएगा, फिर मेरा 2 से 3 दिन के अंदर उसका वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।